हाय सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th ऑल फॉर्मूलाज ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए, मुझे ग्रो होना है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसी सर्किट्स वन शॉट रिवीजन। यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखा है मैंने, बट अल्टीमेटली पूरा चैप्टर कवर हो ही जाएगा। बट एक सलाह देना चाहूँगा, यहाँ पर एसी सर्किट्स मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इस वीडियो से और यहाँ तक मैंने कवर किया है। तो अगर इन्हीं वीडियोस को आप 1.5x की स्पीड या 1.75 स्पीड की स्पीड पर रखकर देखें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज एसी सर्किट्स के साथ मैंने 3-4 साल दिए हैं लाइफ के, एंड मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपको चीज़ें दिखाई हैं, फील कराया है चीज़ों को। तो वो इस वीडियो में मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता बिकॉज वन शॉट है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि फटाफट से 1.5x की स्पीड पर रख के सारी वीडियोस देख लो, 2 घंटे के अंदर ही सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी वन शॉट ही देखना है, नहीं जिद है खुद की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले आता है हमारा एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। बिकॉज हमारा जो डीसी करंट और डीसी सप्लाई होता था वहाँ पर हमारे पास रहता था V और रहता था I, और हमारे पास होता था V = IR। दोनों में टाइम का कुछ भी फैक्टर नहीं आता था, बट जब हम एसी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो है टाइम फैक्टर। सो E की फॉर्मूला है E0 sin ωt, I की फॉर्मूला है I0 sin ωt। ओके सो ये दो बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, ये वाली तो। बट कहीं अगर आपको लग रहा है कि फाई डालना है आपको फेस भी, तो आप डाल सकते हैं +-फाई या फिर +फाई, या फिर नहीं डालें तो भी चलेगा, कुछ भी मार्क्स नहीं करती हैं, कुछ भी ऐसा पेनल्टी नहीं है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वही वापस मिलता है, आपकी पर्सनल चॉइस है वो। ओके सो एवरेज अगर हाँ रिस्क लग रहा है तो फिर आप ± यहाँ पर अल्फा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वैल्यू का। एवरेज वैल्यू, अब हम एसी की बात कर रहे हैं, एसी में होती है हमारे पास साइकिल्स। तो साइकिल, अगर हम फुल साइकिल की बात करें, देखो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वोल्टेज को और करंट को कंपेयर करना है, नथिंग एल्स। आपको वोल्टेज और करंट हर केस में, हर सर्किट में, हर पैराग्राफ में वोल्टेज और करंट को इक्वेट करना है। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू बात करूं फुल साइकिल में, यानी कि एक क्रेस्ट भी और ट्रफ भी, तो आंसर आएगा 0। बिकॉज यहाँ पर अगर +2 है तो नीचे की तरफ -2 है। तो वोल्टेज की भी E RMS नॉट RMS, E एवरेज भी और I एवरेज दोनों फुल साइकिल में क्या हो जाएगा, 0। बात करते हैं हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में आपके पास एक डेरिवेशन है जिसका आंसर हमें ये मिलता है 2I0/π या 2V0/π। कोई पूछ सकता है सर आंसर इतने सिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज इनपुट हमारा सिमेट्रिक है। यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर कुछ इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो आंसर वो आता है, यहाँ पर अगर इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो आंसर ये आता है। तो देखो इनपुट मेरा सिमेट्रिक है, तो इनपुट सिमेट्रिक है तो आउटपुट भी सिमेट्रिक है। कोई पूछे क्या करना है, तो सिंपली आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है 0 से लेके T/2 तक, 0 से लेके T/2 तक। इसका आपको इंटीग्रेशन जस्ट फाइंड करना है एंड आपको आंसर आ जाएगा। ओके बहुत ज़्यादा ईजी है, इस वजह से कवर अप नहीं कर रहा हूँ। तो ये है आपके पास 2 फॉर्मूलाज, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आरएमएस वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू की अगर हम बात करें तो आरएमएस वैल्यू मैंने 3 तरीकों से समझाई है उसी वीडियो में। यहाँ पर तो कंक्लूड करूंगा फटाफट से, एसी और डीसी का गठबंधन। ऐसी कंडीशन जहां पर एसी इक्वल हो जाता है हमारे डीसी के, उसको हम बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। अगेन सिमेट्रिक आंसर आता है I0/√2। I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द EMF। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कर्व में करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो I0 क्या है, I0 है ये वाली पीक वैल्यू जो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू है, और सेम अप्लाइज टू E0। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सर्किट्स आते हैं जिसमें हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से। एसी के लिए हम ऐसा कुछ दिखाते हैं, वास्तव में ये कुछ और होता है जिसको हम कहते हैं एसी जनरेटर। ओके ये सब दिखाया है एक्सपेरिमेंटली मैंने, बट यहाँ पर हम ऐसा कुछ दिखाते हैं जिसका मतलब हम कुछ एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। सोर्स क्या है वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो बेसिकली ऐसे करके हमें 3 टाइप के सर्किट्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फेजर डायग्राम्स। क्या इंपॉर्टेंट है,
फेजर डायग्राम्स। मतलब जो सर्किट्स हमें कंक्लूड करने हैं, कंक्लूड जो सारांश निकलेगा, जो रिजल्ट है वो किस में निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ फेजर डायग्राम्स। तो देखो वही फेजर डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, आपको हल्की फुल्की आइडिया मिल गई होगी। उसी तरीके से फेजर डायग्राम बनेगा कैसे, तो फेजर डायग्राम बनेगा इक्वेशन से, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशंस भी लिख दी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर बनेगा ग्राफ। इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आपको 3 चीजें बनानी है। पहला फेजर, सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन के बाद फेजर, उसके बाद करस्पॉन्डिंगली ग्राफ। ये तीनों चीजें अगर आपने कवर कर दी तो कुछ भी और करने की आपको जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं पहले सर्किट की तरफ, जहां पर हम रेजिस्टर को लगा देंगे एसी सोर्स के साथ। तो मुझे पता है, और तीनों सर्किट्स में इनपुट आपको सेम देना है। इनपुट हम क्या देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हो सकता है बुक में अलग डेरिवेशन हो, बट मैं थोड़ी सी अलग डेरिवेशन फॉलो करता हूं बिकॉज थोड़ी सी सिंपल रहती है मेरी। जैसे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें ईएमएफ की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने तीनों जगह सेम इनपुट लगा दिया, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो मुझे पता है E इज इक्वल्स टू दी आई आर, जैसे होता है V इज इक्वल्स टू दी आई आर, तो ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। देन R को यहाँ भेज देंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया E नॉट इज इक्वल्स टू दी आई नॉट आर। सो E नॉट बाय आर क्या होता है, वो होता है आई नॉट। तो यहाँ पर मिल गया जस्ट। तो देखो 3 स्टेप्स भी नहीं किए एंड मुझे E के जगह मुझे I की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। तो ये हो गया मेरा इक्वेशंस का पार्ट। मैंने इक्वेशन फाइंड कर दी। E नॉट साइन ओमेगा टी है वोल्टेज इक्वेशन, आई नॉट साइन ओमेगा टी है मेरी करंट इक्वेशन। क्या इसमें कुछ फेज डिफरेंस है, नहीं, दोनों का फेज ओमेगा टी है। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो मेरा फेजर कैसा बनेगा, फेजर मेरा कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि ये अगर करंट का फेजर है तो ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज का फेजर। फेजर में हम जस्ट क्या दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है। तो बिकॉज यहाँ पर फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है तो मैं ऐसा बनाना प्रेफर करूंगा। बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग ही कुछ लेके गए हैं, ये है आई नॉट, ये है ई नॉट, तो वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा बुक के हिसाब से। है वही चीज अल्टीमेटली, फिर यहाँ पर रिजॉल्व करके आई नॉट साइन ओमेगा टी, नॉट साइन ओमेगा टी, बट यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो बेसिक रखूंगा चीजों को। सो दिस इज द फेजर डायग्राम। ओके, ग्राफ कैसा होगा, तो हमेशा याद रखो ई का ग्राफ बड़ा होता है आई से। क्यों, बिकॉज V इज इक्वल टू डी होता है आई आर, या फिर E इज इक्वल टू डी होता है आई आर, तो E मल्टीप्लाई होता है R से। जबकि अगर मैं I की बात करूं तो I डिवाइड होता है R से। तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर मेरा सिंपल E किससे रिप्रेजेंट है, साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी का ग्राफ। I का भी फेज सेम है, बस मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा, तो ये हो गया I साइन ओमेगा टी का ग्राफ। सो दिस पीक इज ऑफ E0, दिस पीक इज ऑफ I0। बढ़ते हैं आगे। सो फेजर भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, इक्वेशन भी हो गई। बुक में कुछ ऐसा फॉर्म है, कोई बात नहीं, देखो वही दिखाया है कि आई नॉट का मैग्नीट्यूड कम है, ई नॉट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एंड जस्ट उसको रिजॉल्व किया है इनटू साइन। इंडक्टर की बात करें, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V माइनस ई इज इक्वल्स टू दी ओ। अगर आपको ये KVL नहीं लगाना है तो आप सिंपली इंडक्टर की फॉर्मूला जो EMF चैप्टर में पढ़ी थी वो लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू दी L di बाय dt। ये टॉपिक्स की डेरिवेशन n नंबर ऑफ वेज में हो सकती है। ये मैंने BSc फिजिक्स वाली चैनल पे हर डेरिवेशन पॉसिबल है जो करके दिखाई है, अल्टीमेट एंड रिजल्ट वही आता है। सो E इज इक्वल्स टू दी L di बाय dt। E मुझे पता है, वैल्यू डाल दो, di dt वहां भेज दो, इंटीग्रेशन करो, यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ओके बेसिक चीजें हैं, हर एक लाइन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप, देखकर इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पर अब मुझे कुछ ऐसी डेरिवेशन मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ऐसा हम इस वजह से कहते हैं बिकॉज हमें चीज़ों को कंपेयर करना है। कंपेयर तभी कर सकते हैं जब भी चीज़ें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो। जैसे कि मेरा ई मुझे पता है ई क्या दिया है मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मेरा आई भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि साइन के फॉर्म में आए, जैसे मैं उसको कंपेयर कर पाऊँ। तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँ। अब आपको पता होगा कॉस को साइन में हम 2 वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आगे लिखे हैं वो 2 वेज। यहाँ तो एक वे में ऐसा फॉलो कर सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दूसरा वे में फॉलो कर सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। बट एक चीज आपको बता दूं, हमारा प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगा कि ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव, ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव। तो अभी इसमें से मैं कौन सा वे ले सकता हूँ, तो देखो ये वाला वे में ले सकता हूँ। तो पीछे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया है। सो यहाँ पर मैं 2 वेज में साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक हो सकता है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90, दूसरा हो सकता है 90 माइनस ओमेगा टी। बट मुझे यहाँ पर देखना है कि बाहर मेरे पास माइनस की साइन है,
तो अल्टीमेटली मैं जो भी करूंगा सब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इस फॉर्मूला को मैं कंसिडर करता हूं तो ओमेगा टी मेरा अल्टीमेटली माइनस में हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये फॉर्म चूज करता हूं, देन माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे फाइनली ये आंसर मिलता है, जिसको अगर मैं कंपेयर करूं इससे तो मुझे समझ में आता है कि जो मेरा करंट है वो 90 डिग्री पीछे है। बिकॉज अगर ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी माइनस 90 है। ओके, सो इससे मुझे समझ में आ रहा है अगर ये मेरा ई है तो ये मेरा आई है, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री अहेड। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक नया फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, V इक्वल्स टू डी होता है आई आर, E0 इक्वल्स टू डी होता है आई जीरो आर। सो E0 बाय R इज इक्वल्स टू डी होता है I0। बट अगर इसको मैं कंपेयर करूं इससे तो मुझे कुछ एक नया टर्म मिल रहा है ओमेगा L, राइट। तो वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो मेरा इक्वल है रेजिस्टेंस के इक्वल। बट पहले मैंने आपको बताया एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस नहीं होता है, वहां होता है रिएक्टेंस। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट डाला है, आई बटन में डाल दूंगा कि कैसे रिएक्ट करती हैं चीजें। तो वही एक्सएल को हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज ओमेगा L। बढ़ते हैं आगे, फेजर यहाँ पर कैसा मिलेगा, फेजर V का मिलेगा आगे, I का मिलेगा 90 डिग्री पीछे। ओके, और अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा मिलेगा, तो देखो ये ग्राफ मिलेगा 90 डिग्री पीछे और ये ग्राफ मिलेगा मुझे आगे, यानी कि जो E0 है वो तो मेरा वैसा ही रहेगा जैसा रहना चाहिए। ओके, जैसा रहना चाहिए। बट जो मेरा वो है I0 उसका देखो ग्राफ सेफली बनाना पड़ेगा थोड़ा। I0 अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस इक्वेशन से ग्राफ इजीली बनेगा। सो I इज बेसिकली cos ओमेगा t बट माइनस में। तो cos मेरा ऊपर से चालू करने के बजाय मैं नीचे से चालू करूंगा, तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा cos का। ओके, यहाँ से एक्चुअली नीचे जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये नहीं आएगा ये सेक्शन। तो बेसिकली इससे मुझे क्या समझ रहा है, मुझे ये समझ रहा है जब ये 0 है मेरा E तब ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तब ये 0 है, जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम। सो उसी को तो बोलते हैं कि फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। बात करते हैं कैपेसिटर की, वापस वही चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा, वन शॉट है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, फिर ये वही हो जाएगा थियरी लेक्चर ही। सब वही लॉजिक सेम सब चीज़ें अप्लाई कर करके सेम वे में कंपेयर करेंगे 1/ωc। सेम वही डिसीजन यहाँ पर भी कि किस में कन्वर्ट करूँ, एंड फाइनली यहाँ पर मुझे मिलता है +90। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो करंट मेरा 90 डिग्री आगे है तो फिर इसका फेजर बनेगा कुछ ऐसा, आई वहीं पर, ई मेरा बनेगा 90 डिग्री पीछे। या फिर ऐसा नहीं समझ रहा है आपको, आई आगे दिखाना है तो आई यहाँ पर दिखाओ, ई यहाँ पर दिखाओ, तो ये भी वही हो गया कि 90 डिग्री आई मेरा आगे है। ओके, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ में ई तो मैंने साइन ओमेगा टी लिया है प्रिजर्व, आई यहाँ पर क्या है, आई है मेरा इससे प्लस आ गया यानी कि कॉस, इसको हम कॉस भी बोल सकते हैं। पीछे देखो एक कॉस का ही फॉर्म आया होगा, राइट। तो इसको ही मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस फॉर्म में, यानी कि ये कॉस का ग्राफ बट थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम। अगेन वही लॉजिक, ये 0, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये 0, यानी कि वही सब चीज़ें। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे वो बेसिक 3 सर्किट होते हैं ख़त्म। सो फाइनली अब हम करेंगे LR सर्किट, यानी कि दोनों को कंबाइन कर देंगे, एक रेजिस्टर एक इंडक्टर। तो रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे पता है, अगर अभी यहाँ पर हम करंट कांस्टेंट रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। पीछे कैसे E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी हर जगह दे दिया हमने, यहाँ पर हम करंट कांस्टेंट रखेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम पास आउट होता है हर जगह से, तो इस वजह से यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहेगा। एंड जो करंट का फेस है, जैसे यहाँ पर साइन ओमेगा टी करंट का फेस है, तो उसके फेस से हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर VR का फेस क्या होता है, अगर मेरा समझो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है तो अभी अभी हमने पीछे देखा कि VR और I का फेस सेम रहता है, तो देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी। इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टर में अभी अभी हमने पीछे देखा V आगे रहता है, I पीछे रहता है। तो अगर यहाँ पर I ओमेगा टी है मेरा, ओके, तो V क्या रहेगा, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या, वोल्टेज हमेशा आगे रहता है ना यहाँ पर, राइट, वोल्टेज आगे रहता है 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, सो VL मेरा क्या रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है, सो ये मेरा आगे आएगा। तो इसी को अगर फेजर में दिखाऊं तो ये हो जाएगा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, ये हो जाएगा इंडक्टर का आगे, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ से आएगी, बीच में से। तो कुछ लोग कह सकते हैं क्या सर इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता हूँ मैं कि V0 इज VR प्लस L, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन भी है चीज़ों को, ये है वेक्टर, तो वेक्टर को हम ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हमें पैथागोरस लगाना पड़ेगा। सो पैथागोरस अगर हम लगा दें उसी फेजर के मद्देनजर रखते हुए, इस फेजर को ध्यान में रखते हुए, सो बेसिकली मुझे पता है I0 R², ये है I0 XL², क्योंकि यहाँ पर R इक्वल हो जाता है XL के। सो फाइनली मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन सारांश में
मिलती है। तो यही सारांश है LR सर्किट का। अगर आप बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन कर रहे हैं तो जस्ट आपको यही दिखाना है कि V0 इज I0Z। यही सारांश है CR सर्किट का भी। ओके, CR सर्किट अगर आप देखें तो इसमें भी वही सारांश है। ओके, आपको अल्टीमेटली वही दिखाना है I0Z। फर्क ये है दोनों सर्किट में, Z की यहाँ पर वैल्यू है R² प्लस XL² और यहाँ इस सर्किट में Z की वैल्यू है XC² प्लस R²। तो आप बोलोगे सर ठीक है मैथ्स तो समझा, बट अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली ये हुआ, अगर यहाँ पर मुझे पता है इंडक्टर सर्किट है मेरे पास, सिर्फ एक इंडक्टर लगाता हूं तो मुझे पता है मेरा V I से 90 डिग्री आगे रहता है। किसमें? प्योर इंडक्टर सर्किट में। बट अगर मैंने उसी के साथ एक रेजिस्टर लगा दिया तो अब ये 90 डिग्री आगे ना रह के, देखो अभी ये है इंडक्टर सर्किट मेरा जो कि 90 डिग्री आगे रहता है करंट के साथ, ये है मेरी करंट एक्सिस x एक्सिस, और रेजिस्टर के अक्रॉस मेरा हमेशा सेम रहता है, यानी कि सेम फेज रहता है करंट और वोल्टेज। तो बेसिकली रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? रिजल्टेंट आ रहा है बीच में। तो यानी कि इस सर्किट में क्या हो गया, अब मेरा V0 90 डिग्री आगे नहीं है, अब वो कुछ फाई एंगल मेरा आगे है। तो बेसिकली वही हम इसमें प्रूफ करते हैं कि अगर प्योर इंडक्टर है तो V 90 डिग्री आगे रहता है, बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस वो अब 5 डिग्री आगे है। ओके, सो यही प्रूफ रहता है और यही फॉर्मूला हमें लिखनी रहती है, एंड Z की ये फॉर्मूला होती है। सेम लॉजिक अगर हम C पे लगाएं, सेम वही फॉर्मूला, यही पैथागोरस थ्योरम, वही फेजर्स, वही रिजल्ट आती है सेम, कि पहले C 90 डिग्री पीछे था, V हमारा 90 डिग्री पीछे था I से 90 डिग्री, बट अब 90 डिग्री पीछे नहीं है, अब उल्टा वो कुछ और डिग्री पीछे है जो कि है हमारा ये 5, बिकॉज यही होता है पावर ऑफ रिजल्टेंट, राइट। पहले यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं थी, अभी यहाँ पर VR वोल्टेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वोल्टेज है करंट के साथ, तो बेसिकली वो उसको थोड़ा सा बीच में लेकर आती है। फाइनली बात करते हैं LCR सर्किट पे। LCR सर्किट का अगर हम बात करें तो 3 टाइप के फेजर होते हैं यहाँ पर। ओके, 3 टाइप के फेजर हैं, एक R जो कि बीच में है, एक उसी का VR जो कि बीच में है, एक XL ऊपर की तरफ, एक XC नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पर हमने तीनों साथ में लगाया है। तो अभी 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। अगर XL बड़ा है XC से, समझो XL है मेरा 5, XC है 3, तो आपको पता है अगर ऊपर 5 वेक्टर है नीचे 3 वेक्टर है तो 5 - 3 कितना होता है? 2। 2 का इधर ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर के डायरेक्शन में, एक R इस डायरेक्शन में, तो मेरा रिजल्टेंट ऊपर मिलेगा। ऊपर मिला यानी कि सर्किट हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे भी केसेस हैं। तो अगर ये ऊपर वाला मेरा बड़ा है XL, तो मेरा सर्किट कौन सा हो जाएगा? मेरा सर्किट हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। उसी तरीके से अगर मेरा नीचे का कंपोनेंट बड़ा है, C बड़ा है, तो फिर रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? रिजल्टेंट नीचे मिलेगा, VC बड़ा। समझो ये है मेरा 5 तो ये है मेरा 10, तो 10 - 5 - 5 यानी कि नीचे की तरफ। सो XC - XL है नीचे के डायरेक्शन में, R तो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो रिजल्टेंट आएगा नीचे के डायरेक्शन में। नीचे के डायरेक्शन में मतलब हो जाएगा ये कैपेसिटिव सर्किट। एंड फाइनली अगर दोनों चीज़ें सेम है तब मेन कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ओके, सो ये कंडीशंस अगेन वही पैथागोरस थ्योरम लगाना है, नथिंग एल्स, वही रिजल्ट V = I0Z, V = I0Z। बट यहाँ पर फ़र्क ये है, इस केस में है XC - XL², Z की अगर आप अंदर की वैल्यू देखें तो, और इस केस में है XL - XC का स्क्वायर, बट मैटर नहीं करता है क्योंकि वो स्क्वायर है। तो बेसिकली Z की यहाँ से मुझे क्या फॉर्मूला समझ में आ रही है, वो है R की स्क्वायर प्लस XL - XC का स्क्वायर हो या XC - XL जो भी हो, बिकॉज अल्टीमेटली वो स्क्वायर है। सो बस वही रिजल्टेंट है कि यहाँ पर वो हो जाता है कैपेसिटिव सर्किट, केस 2 में, केस 1 में हो जाता है इंडक्टिव सर्किट, केस 3 में होता है रेजोनेंस, बिकॉज XL हो जाता है XC के इक्वल, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, तो ये कितना है मेरा R, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। तो बेसिकली जो मेरा रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस इनिशियली क्या था मेरा, ये था ना रिएक्टेंस, अभी ये टर्म कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम है तो ये 0 हो गए। अगर कोई चीज ऐड नहीं हो रही है तो Z क्या हो गया? Z हो गया मेरा अभी Z मिनिमम। Z क्या है? Z है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब वही रेजिस्टेंस ही है, बट AC सर्किट में है। ओके, Z की एक्चुअल मीनिंग ये है कि Z = R का स्क्वायर प्लस XL - XC का स्क्वायर। XL XC को हम बोलते हैं रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो Z एक रिजल्टेंट है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का, तो इस वजह से जो रिजल्टेंट है उसमें दोनों है, रेजिस्टेंस भी है रिएक्टेंस भी है, तो इस वजह से हम Z को नाम दे देते हैं इम्पीडेंस, जो कि एक नया फॉर्म ऑफ वेक्टर है। ओके, सो बात करते हैं रेजोनेंस पे। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो जाती हैं सेम।
Z इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, ये हो गया सेम, तो Z हो गया मिनिमम, अभी बताया। तो अगर मैं I इज इक्वल्स टू V बाय Z लगाऊं तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो यस, रेजोनेंस पे हमारा करंट हो जाता है फुल मैक्सिमम। बढ़ते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी वो वाली। सो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो ये कंडीशन है, अंदर वाली वैल्यूज पुट करें तो मुझे ये कंडीशन मिल जाएगी। तो एसी सर्किट जब हम रियल लाइफ में यूज करते हैं तो हम एक साथ में चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर जैसे एफएम में होता है। ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से मैं मेरे सर्किट की फ्रीक्वेंसी को सेटअप कर सकता हूँ। सो एफ इज इक्वल्स टू दी 1/2 पाई रूट ऑफ LC, वही है जो उस मेरे सेटअप की फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पर अब और चीज़ें हम देखें तो बैंडविड्थ आती है हमारे पास एक, अगेन बुक में बहुत गंदे वे में दिया है। ये क्या है, ये वही चीज़ है, अगर रेजोनेंस है मेरे पास सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है मतलब क्या, एक देखो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आती है जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझो ये सर्किट खरीदा है मैंने, समझो इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, मैं अपने फ्रीक्वेंसी का नॉब बढ़ाते जाऊंगा, मेरा करंट बढ़ते जाएगा, बट जैसे ही 100 हर्ट्ज पे मैं पहुंचूंगा करंट मेरा हो जाएगा मैक्सिमम। तो वही यहाँ पर मैंने दिखाया है। ओमेगा 0 क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू दी 2 पाई एफ। तो किन बुक्स में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा, I बाय एफ, किस में मिलेगा I बाय ओमेगा, कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ सेम ही है। सो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब करंट मैक्सिमम है तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इस कर्व में आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो यहाँ तक करंट अच्छा खासा है, मतलब एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो होती है 70% ऑफ दिस कर्व। 70% मतलब 0.707, यानी कि वही होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। तो बेसिकली इस कर्व की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, एक होती है पीक वैल्यू, एक होती है आरएमएस वैल्यू। तो जो आरएमएस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उनको हम बोलते हैं बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं देख रहा हूँ करंट मैक्सिमम कब कब है, तो समझो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम है, तो इसी फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब सिंपल है, समझो ये है 100 हर्ट्ज, ये है 50 हर्ट्ज, तो बैंडविड्थ कितना हुआ, बैंडविड्थ हुआ 100 माइनस 50 विच इज 50 हर्ट्ज। सो बैंडविड्थ की डायरेक्ट फॉर्मूला है F2 माइनस F1, बट बुक में हमारे कचरा किया है, बुक में इसको बोला है डेल्टा ओमेगा, इसको बोला है डेल्टा ओमेगा, तो वो फिर वैल्यू हो जाती है 2 डेल्टा ओमेगा, जो कि एक अलग ही वे है, बट एक्चुअली बैंडविड्थ सिंपल है F2 माइनस F1। उसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा कर्व है, देखो ये कर्व बहुत सारे वेज में आ सकते हैं, कोई कर्व ऐसा हो सकता है, कोई कर्व ऐसा हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है, बट हमें जो कर्व बेस्ट डिजायरेबल है वो वही रहता है कि जो जितना ज़्यादा शार्प हो, जो कर्व शार्प हो, मतलब ऐसे फैला हुआ नहीं हो। फैला हुआ होगा तो सर्किट में वो ज़्यादा नॉइज आता है। जैसे एफएम की रेंज कैसे शार्प रहती है, 98.7 बजा और गाना बज जाता है। अभी वही पूरी रेंज रहे 98.7 से लेके 98.9 तक तो मज़ा नहीं आएगा। तो वो शार्पनेस कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी क्वालिटी फैक्टर से। क्वालिटी फैक्टर होती है पीक वैल्यू और जितना बैंडविड्थ है डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्यों, क्योंकि देखो उससे ही तो क्वालिटी पता चलेगा, क्योंकि अगर ये कम है डेल्टा डब्ल्यू तो क्वालिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि अभी ये वाला ग्राफ है, तो ये जो बड़ा वाला ग्राफ बना है इसका देखो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो अगर बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है तो क्वालिटी डाउन है। तो इसकी फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। फाइनली बात करते हैं थोड़ी सी पावर के बारे में। पावर की बात करें तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पावर से ही मोस्ट एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र बोर्ड में आज तक कभी एसी सर्किट्स पे ध्यान नहीं दिया है, सर्किट्स पे जो पीछे थे उनके न्यूमेरिकल्स। इस बार नए सिलेबस में एक अलग चैप्टर बनाया है तो हो सकता है ध्यान दें, बाकी जो प्रीवियस 20 साल की हिस्ट्री है उसमें हमेशा पावर के ही न्यूमेरिकल्स आए हैं। पावर की बात करें तो डीसी में P = होता था VI, बट यहाँ पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम पे, तो ये भी हो जाएगा V ऑफ T, ये भी हो जाएगा I ऑफ T, तो पावर भी हमारा डिपेंड करेगा टाइम पे। तो इसकी डेरिवेशन है, अगेन काफ़ी लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन है। यहाँ पर मैंने नोट मेरे डाल दिए हैं, स्केच पेन से बनाता हूँ मैं नोट्स, तो यहाँ पर डाल दिए हैं, आप आराम से देख सकते हो फ्री टाइम में। ओके, सो फाइनल जो कंक्लूजन आता है वो यही आता है कि पावर इज इक्वल्स टू दी ERMS IRMS cos ऑफ फाई। ओके, ERMS IRMS cos ऑफ फाई। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ ग्राफ्स हैं, मैं आता हूँ इन पे। सो पावर अब सर्किट पे कैसे डिपेंड करेगा तो मैं फॉर्मूला को एनालाइज करके बताऊंगा। सो P इज इक्वल्स टू दी क्या है, ERMS IRMS cos ऑफ फाई। रेजिस्टर सर्किट में हमने क्या देखा, रेजिस्टर सर्किट में हमने देखा दोनों चीजें सेम फेस में है, एक ही फेस में। अगर एक ही फेस में है तो फाई क्या है, 0। कॉस ऑफ फाई क्या होता है, कॉस का ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। सो कॉस ऑफ फाई क्या है, 1, यानी कि पावर क्या हो जाएगा ERMS इंटू IRMS, यानी कि पावर हो जाएगा मैक्सिमम।
ओके, सो दिस इज द पावर इन रेजिस्टिव सर्किट। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में फाई होता है 90 डिग्री, आपको पता होगा। इंडक्टिव में 90 डिग्री आगे फेज डिफरेंस होता है, कैपेसिटिव में यहाँ पर इन दोनों के बीच में नीचे की तरफ 90 डिग्री होता है। बट अल्टीमेटली फाई कितना है? अल्टीमेटली फाई है 90 डिग्री। सो कॉस ऑफ 90 कितना है? कॉस ऑफ 90 होता है 0। सो यानी कि यहाँ पर जो पावर कंज्यूम्ड होता है वो होता है 0। 12th में यूजुअली कोई नहीं बताता है कि पावर 0 कैसे है। अगर कोई सर्किट काम कर रहा है तो पावर 0 कैसे हो सकता है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे BSc फिजिक्स के चैनल पे चाहिए, वहाँ पर आपको पावर की वीडियो में जाइए, आपको मस्त रीज़न मिल जाएगा कि वाई पावर इज़ 0। ओके, छोटा रीज़न है एक्चुअली तो, बट यहाँ नहीं बताना प्रेफर करूँगा। बात करें LR और CR सर्किट में तो यहाँ पर पावर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो LR सर्किट में फेज डिफरेंस यहाँ पर है फाई, CR सर्किट में फेज डिफरेंस यहाँ पर है फाई। तो जनरल फॉर्मूला है कि उस केस में, उस न्यूमेरिकल के टाइम पे जितना आपको थीटा गिवन है उस हिसाब से आपको पावर वहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, सो फाइनली अगर हम और एक फॉर्मूला देखें तो कॉस ऑफ फाई R/Z भी होता है, बिकॉज ये होता है फाई, ये होता है R, ये होता है Z, ये होता है XL माइनस XC। सो कॉस क्या होता है? कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस R/Z। और VRMS हो सकता, VRMS की जगह में पुट कर सकता हूँ IRMS इंटू Z, तो Z हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा I²R। ओके, इसी तरीके से हम पीछे ग्राफ्स जो है सर्किट में वो देखें तो XL, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो देखनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट देखोगे तभी ही चीज़ें समझेंगी। XL होता है ओमेगा L यानी कि 2πfc, यानी कि अगर मैं सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो मेरा XL बढ़ते जाएगा। तो ये सीधी लाइन XL की है। XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा रिएक्टेंस कम होते जाएगा, तो वो है XC। तो ये है वो वाला ग्राफ XL XC का। उसी तरीके से रेजोनेंस पे मैंने आपको बताया, समझो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मेरा करंट हो जाएगा मैक्सिमम, तो V0 इज इक्वल्स टू I0Z, सो I0 इज इक्वल्स टू V0Z। तो अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो देखो वो एक ही पॉइंट F0 पे मेरा I मैक्सिमम है और मेरा Z मिनिमम है। दिस इज द ग्राफ फॉर LCR सीरीज सर्किट। उसी तरीके से LCR पैरेलल सर्किट है, वहाँ पर चीज़ें एकदम ऑपोजिट होती हैं। वहाँ पर अगर आपने एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुँचे तो आपका पूरा का पूरा कर्व नीचे उल्टा हो जाता है, यानी कि करंट उसमें मिनिमम हो जाता है। दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको AC सर्किट समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, टू बी वेरी हॉनेस्ट, बिकॉज AC सर्किट्स पे मैंने इतना डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ चीज़ें कराई है, राइट। तो मैं इतना शॉर्ट में करवा ही नहीं सकता हूँ। मुझे नहीं लग रहा ये मेरी बेस्ट वीडियो थी, बट फिर भी आपको लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बात है। वही कहूँगा फिर से, वही प्लेलिस्ट को स्पीड में रख के देख लो, हो सके तो काफ़ी फ़र्क है। ओके, एंड ऐसी मेरी सारी चैप्टर पे प्लेलिस्ट है, वन शॉट। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। शेयर करने में शर्माए नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।